नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन रीड करता हूं. इवन कैरनॉट इंजिन कैनॉट गिव 100% एफिशिएंसी बिकॉज वी कैनॉट. AI 2002 में पूछा गया है. अब देखो कैरनॉट इंजिन की बात हो रही है. फॉर कैरनॉट इंजिन हमने देखा एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या होता है. एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2 बाय T1. ठीक है. अगर परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो परसेंटेज हो जाएगा. ठीक है. अब ये कब 100 हो पाएगा, जब ये टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. तो 1 बचेगा, 1 इंटू 100 100 हो. तो ये टर्म एलिमिनेट करने के लिए T2 जो है शुड बी 0, है ना. T2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. लेकिन T2 कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा हीट जो है वर्क डन में यूज नहीं होता है. कुछ पार्ट ऑफ द हीट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है. जो रिजेक्ट होता है वही T2 है ना. सेकेंड लॉ क्या बोलता है, हीट सप्लाई करते हैं, पार्ट ऑफ द हीट इज यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क एंड रिमेनिंग हीट इज रिजेक्टेड. तो जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो रिजेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि आइडियली पूरा का पूरा एनर्जी जो है हीट एनर्जी वर्क डन में यूज नहीं हो रहा है. सो T2 0 नहीं हो रहा है. T2 0 नहीं होगा, इसलिए एफिशिएंसी 100% नहीं होगी. तो क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज T2 इज नॉट 0. सो इट इज difficult to reach absolute zero temperature, that is T2 should be 0. तो ये डिफिकल्ट है, ये नहीं हो पाएगा, इसलिए एफिशिएंसी 100% नहीं हो पाएगी. तो ये कौन सा ऑप्शन है, चेक करो. वी कैनॉट रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो बहुत सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 37 है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. Heat cannot by itself flow from a body of low temperature to a body of high temperature. Is a statement or consequence of what? AI 2003 में पूछा गया. भाई हमेशा हीट जो है हायर बॉडी टू लोअर बॉडी फ्लो होता है, बराबर है. कोई भी चीज हायर टू लोअर फ्लो होता है. लेकिन अगर कोई चीज को लोअर टू हायर फ्लो करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट दैट नेचुरल फिनोमिना आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. और ये एक्सटर्नल वर्क डन का कंसेप्ट आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में. जब तक एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होगा तो हीट यूज नहीं होएगा. ठीक है. लोअर से हायर टेम्परेचर रेज नहीं होगा. सो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, एक्सटर्नल वर्क इज रिक्वायर्ड. ओके. एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ. ठीक है. तो सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी एट लो टेम्परेचर टू द बॉडी एट हाई टेम्परेचर, external work is required. ठीक है. तो heat itself cannot flow from a lower temperature to higher temperature. heat जो है cannot by itself flow from lower temperature to higher temperature. हीट को फ्लो कराने के लिए लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो हो सकता है, लेकिन किसकी जरूरत है, एक्सटर्नल वर्क की जरूरत है. और ये किसका स्टेटमेंट है, इट इज स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो बेसिकली इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39. देखो क्वेश्चन नंबर 39 मैं रीड करता हूं.
A Carnot engine takes 3 into 10 raised to 6 calorie of heat from a reservoir at 627 degrees Celsius and gives it to a sink at 27 degrees Celsius. The work done by the engine is. अब Carnot engine की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें क्या बोला है, हीट ले रहा है 3 into 10 raised to 6 कैलोरी, ठीक है, और कहां से ले रहा है, रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब सोर्स, जिसका टेम्परेचर कितना है 627 डिग्री सेल्सियस, और कहां दे रहा है, सिंक को दे रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट लेता है, उसको यूज करके वर्क करता है और रिमेनिंग हीट दे देता है, बराबर है। तो हीट ले रहा है, दे रहा है और बीच में वर्क डन हो रहा है। तो 627 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो बीच में वर्क डन कितना हुआ, ये क्वेश्चन है आपका, और हीट कितना हो रहा है इस टेम्परेचर के बीच में, 3 into 10 raised to 6 कैलोरी का। AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज, फॉर Carnot इंजिन, अभी थोड़ी देर पहले भी बात किया था, व्हेनेवर वी से Carnot इंजिन, एफिशिएंसी इज 1 minus T2 by T1, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, Carnot इंजिन के लिए जो एफिशिएंसी होता है, कितना वर्क डन हुआ हीट लेके, व्हेन वी सप्लाई द हीट, हीट इज यूज्ड टू डू द वर्क, तो कितना वर्क किया हीट सप्लाई करने के बाद, दैट इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ Carnot इंजिन। तो नाउ हियर दिया क्या है अपने को, Q दिया है, हाउ मच इज द हीट गिवन, इट इज गिवन एज 3 into 10 raised to 6 कैलोरी, कैलोरी नहीं चलेगा, तो 3 into 10 raised to 6 into 4.2 जूल, ठीक है, 4.18 होता है, वी कैन टेक 4.2 जूल, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट Q के बाद टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर कितना दिया है 627 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं चलेगा, तो 627 प्लस 273, हाउ मच कम्स आउट टू बी 900 केल्विन। और दूसरा सोर्स का टेम्परेचर हो गया, सिंक जो है कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, अगेन 27 प्लस 273, आई विल से T2 एज 300 केल्विन। कोई तकलीफ इसमें, टेम्परेचर मिल चुका है, T1 T2 पता है, Q पता है, W निकालना है, तो अब मैं इसको यूज करूंगा, देखो। सो नाउ देयरफॉर 1 minus T2 by T1 is equal to W by Q. So I will say 1 minus T2 is 300, T1 is 900 is equal to W by Q. Q is 3 into 10 raised to 6 into 4.2। देखो ये कट जाएगा, 3 by 9, इसको सॉल्व करूंगा तो 9 minus 3 दैट इज 6 by 9, ठीक है, और ये इधर जाएगा 3 into 10 raised to 6 into 4.2 which will be equal to W. So 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18 होता है ना, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो अब ये बच्चा W इज इक्वल टू 2 into 4.2 into 10 raised to 6, तो 4.2 का डबल होता है 8.4 into 10 raised to 6 जूल। तो ये जो है हमारा वर्क डन है। तो बहुत सिंपल है, Carnot इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो पता था, लेकिन यही एफिशिएंसी इसको इक्वल होता है, ये याद रखने का, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, वर्क डन इज इक्वल टू 8.4 into 10 raised to 6 जूल, क्वेश्चन नंबर 39। यस इट इज ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 ऊपर है, एन आइडियल गैस heat engine operates in Carnot cycle between 227 degree Celsius and 127 degree Celsius. It absorbs 6 into 10 raised to 4 calories of heat at higher temperature. The amount of heat converted to work. ठीक है बच्चों लोग, अगर इसको ध्यान दोगे ना तो ये एग्जैक्टली पिछले की तरह ही क्वेश्चन है,
पिछले वाला AI ट्रिपल ई 2003 में पूछा था, ये CBSE PMT 2005 में पूछा है। पिछले में जो थे ऑप्शंस जूल में थे, इसमें ऑप्शंस कैलोरी में ही है, तो जो हीट दिया उसको कैलोरी में ही रखने का, जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी टेम्परेचर्स दिए हैं, वी कैन डू दिस। ठीक है, सो देखो मैं लिखता हूं कितना टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर 227, 227 डिग्री, 227 प्लस 273, 500 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर क्या है 127, 127 प्लस 273, 400 केल्विन। ये भी हो गया। T1 T2 हीट, कितना हीट है, इट एब्सॉर्ब 6 इंटू 10⁴ कैलोरीज, लेट इट बी इन कैलोरीज। तो वर्क डन कितना है ये पूछा है, कैनोट इंजन है, बहुत आसान है। फिर से सेम तरीके से डायरेक्टली 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू W बाई Q। सो W विल बी, ये Q उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू Q, जैसा भी किया था। तो 1 माइनस T2 इज 400, T1 इज 500, Q इज 6 इंटू 10⁴। तो 4 बाय 5, 1 माइनस 4 बाय 5 विल बी 5 माइनस 4, दैट इज 1 बाय 5 इंटू 6 इंटू 10⁴। अच्छा 6 बाय 5 करते तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁴ कैलोरी। तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन देखा सेम था, बस कैलोरी में ही रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 1.2 इंटू 10⁴ कैलोरी, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज 40। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। देखो मैं रीड करता हूं। When you make ice cube, the entropy of water, एम्स 2006 का है। तो एंट्रोपी ऑफ वाटर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डज नॉट चेंज, ठीक है, या फिर में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस यूज। देखो सबसे पहले समझो एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस ऑफ द सब्सटेंस। तो जब आइस क्यूब बनता है तो वो क्या हो रहा है, वाटर से सॉलिड बन रहा है, और सॉलिड में जो रैंडमनेस है या डिसऑर्डरनेस है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि सॉलिड जो है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड की तरह नहीं होता है। तो वो जो रैंडमनेस है वो कम होएगा, इसलिए एंट्रोपी क्या होएगी, कम होएगी। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं एंट्रोपी को डिफाइन करता हूं। एंट्रोपी, इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है, जो सब्सटेंस होता है उसका डिसऑर्डरनेस होता है। व्हेन वी मेक आइस क्यूब, तो आइस क्यूब सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड का ऑर्डरनेस जो होता है वो बढ़ता है, ऑर्डरनेस इंक्रीजेस, क्योंकि सॉलिड का स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। देयरफॉर एंट्रोपी डिक्रीजेस, इसलिए इसकी एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सही है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है 41 का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। रीड करता हूं मैं क्वेश्चन। अ कैरनोट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 40% takes in heat from a source maintained at a temperature of 500 Kelvin. It is desired to have an engine of efficiency 60%. Then the intake temperature for the same exhaust, that is sink temperature, must be how much? AIEEE 2012 में पूछा है। देखो ऊपर क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में बच्चा लोग कैरनॉट इंजन का तो क्वेश्चन है, लेकिन दो केसेस है। पहले केस में एफिशिएंसी दे दिया है 40%, ठीक है, बोला है सोर्स का टेम्परेचर जो है 500 है, तो वहां से मैं सिंक निकाल लूंगा। फिर सेकेंड केस में बोला है सिंक सेम रखो, अब एफिशिएंसी बढ़ाओ 60%, तो सोर्स कितना होगा, ठीक है। तो दो अलग अलग केसेस है, देखते हैं। केस 1, फॉर केस 1 efficiency is given as how much? 40%. 40% could be written as 0.4. Here source temperature is 500 Kelvin. ठीक है, तो यहां से मैं निकालूंगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है, ठीक है। तो आई विल राइट हियर 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय 500। ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा, ये प्लस वाला टर्म उधर जाएगा। सो T2 बाय 500 विल बी 1 माइनस 0.4, ठीक है। सो T2 बाय 500 विल बी 1 माइनस 0.4 विल बी 0.6, T2 विल बी 0.6 इंटू 500, तो T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 300 केल्विन। ये पहला केस हो गया, सही है। अब केस 2 क्या है? केस 2 सेज कि आपको सिंक का टेम्परेचर सेम रखना है, T2 शुड बी 300, नाउ एफिशिएंसी शुड इंक्रीज टू 60%, दैट इज 0.6। अब T1 क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही तरीका, आई विल यूज द सेम इक्वेशन, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1. This time efficiency is 0.6. 1 minus T2 is 300. I need to calculate T1. तो ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा, प्लस बनेगा 300 by T1, ये प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस बनेगा। So 300 upon T1 will be 0.4. T1 will be, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा बच्चा लोग, तो 300 divided by 0.4. Could it be written as T1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, तो 3000 डिवाइड बाय 4 विच विल बी 750 डिग्री, अपना 750 केल्विन, क्योंकि केल्विन में था, ठीक है। तो देखो दो अलग अलग केस करके यूज करना है। पहले केस से क्या निकालोगे? सोर्स निकालोगे। फिर बोला दूसरे केस में सोर्स सेम रहेगा, एफिशिएंसी चेंज होगी, सिंक अपना सिंक सेम रहेगा, एफिशिएंसी चेंज होगी, वापस से सोर्स निकालना है। तो 750 केल्विन आता है। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। फिर से बोल रहा हूं, केस 1 में एफिशिएंसी दे दिया, सोर्स का टेम्परेचर दे दिया, हमने सिंक निकाल लिया। बोला कीपिंग द सेम सिंक एफिशिएंसी 60% कर दिया, तो सोर्स क्या होगा वापस से निकालो। कैरनॉट के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन नंबर 43 मैं रीड करता हूं। अ कैरनॉट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 and T2 has efficiency 1/6. When T2 is lowered by 62 Kelvin, its efficiency increases to 1/3. Then T1 and T2 are respectively. ये AIEEE 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, एफिशिएंसी 2 बार दिया था, 2 कंडीशन यूज करना था, बराबर है। इस बार भी वही है, बस पिछले टाइम क्या था, एफिशिएंसी में एक बार सोर्स का टेम्परेचर दिया था, सिंक का निकालना था, दूसरे टाइम सिंक का दिया था, सोर्स का निकालना था, ठीक है, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे T1 T2 दिया नहीं, तो एफिशिएंसी दिया, बोला है जो पहले केस में सोर्स है वही दूसरे केस में सोर्स रहेगा, बस दूसरे केस में सिंक का जो टेम्परेचर है वो लोअर कर दिया है 62 केल्विन से। तो समझते हैं इसको, ठीक है। एफिशिएंसी पहले केस का 1/6 है, दूसरे केस का 1/3 है। प्लीज सी हियर फॉर कैरनॉट, ठीक है। सबसे पहला केस 1, व्हाट इज द एफिशिएंसी? 1/6 ये दिया हुआ है, राइट। तो वी नो efficiency is 1 minus T2 by T1. So 1/6 is equal to 1 minus T2 by T1. ये माइनस इधर आ जाएगा और ये उधर जाएगा बच्चा लोग, तो क्या बनेगा?
T2 by T1 is equal to 1 minus 1 by 6. So T2 by T1 is equal to 5 by 6. ठीक है, let T2 is equal to T बोलता हूँ, तो T by T1 is equal to 5 by 6 और T is equal to 5 by 6 T1. Let it be equation 1. ठीक है, ये पहला केस से मैंने निकाल लिया. नाउ केस 2. केस 2 में क्या है बच्चा लोग, केस 2 में एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गया है 1/3 टाइम्स और T2 जो है जितना था उसमें से 62 माइनस किया है, ये दिया आपको. ठीक है, तो क्या बनेगा, अगेन एफिशिएंसी का इक्वेशन तो वही है 1 माइनस T2 बाय T1, बट एफिशिएंसी कितना है इस बार 1/3. 1 माइनस T2 इज T माइनस 62 बाय T1. तो ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो क्या बनेगा T माइनस 62 बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3. सो आई विल गेट T माइनस 62 बाय T1 इज इक्वल टू, देखो इसको कॉमन एलसीएम से सॉल्व करो तो 3 माइनस 1 दैट इज 2/3 बनेगा बच्चा लोग. अब इसको मैं उधर भेजता हूं तो क्या होगा, आई विल गेट T माइनस 62 एज 2/3 T1. ऑलराइट, अब इस इक्वेशन में मैं T की वैल्यू डालता हूं इक्वेशन 1 से. क्या था इक्वेशन 1 से, T के जगह पे 5/6 T1 था, T के जगह पे 5/6 T1 माइनस 62 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ T1. ठीक है, अब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, सो अगेन आई विल गेट 5/6 T1 माइनस 2/3 T1 इज इक्वल टू 62. देखो अब इसको सॉल्व करना है तो कॉमन एलसीएम लाने की कोशिश करूंगा. 3 है तो 3 और यहाँ पे 6 है तो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो नीचे 6 हो जाएगा. ठीक है, सो आई विल गेट 5/6 T1 माइनस 4/6 T1 इज इक्वल टू 62. अब ये 6 कॉमन है नीचे. ठीक है, 5 T1 माइनस 4 T1 विल बी सिंपल, T1 इज इक्वल टू 62 और आई विल गेट T1 इज इक्वल टू 62 इंटू 6. क्या हो जाएगा अभी, 6 2 12, 6 6 36 प्लस 1 37. तो T1 आ गया 372 केल्विन. अब बचा क्या T2, तो T2 क्या था मेरा, T2 is T which is 5/6 T1. So I will get T2 as 5/6 372. तो बच्चे लोग क्या आता है देखो फिर से, 372 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 62 हो जाएगा. तो T2 62 into 5 will be 310 केल्विन. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस 2 बार एफिशिएंसी यूज करना है, एक बार रिलेशन निकालना है, दूसरे बार वो रिलेशन डाल के सॉल्व करना है, तो T1 T2 आ जाएगा. तो देखो T1 आया है 372 केल्विन और T2 आया है 310 केल्विन. कौन सा ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन है. सही है, देख लो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 43. सही है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. देखो 44 मैं रीड करता हूं. द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस एंड द रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस. द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली विल बी. देखो अब ये ना क्वेश्चन बहुत आसान है, नीट में पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है वही समझ में नहीं आता है. मैं रीड करता हूं क्या पूछा है. The amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy. ठीक है, तो amount of heat delivered that is Q कितना दिया, for each joule of electrical energy that is W. तो Q by W क्या होता है, Q by W जो है वो आपका एफिशिएंसी होता है. ठीक है, किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए. सो क्वेश्चन क्या है, for refrigerator
आपको बोला अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड फॉर ईच वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, दैट इज Q by W. दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी. ठीक है, और ये क्या होता है बच्चा लोग, ये होता है T1 अपॉन T1 माइनस T2. तो अगर मेरे को ये निकालना है Q by W तो बहुत सिंपल है. T1 दिया आपको T1, लेकिन डिग्री में दिया है तो प्लस 273, तो T1 प्लस 273 माइनस T2 भी दिया है T2, लेकिन डिग्री में दिया है तो 273. अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो T1 प्लस 273 अपॉन T1 प्लस 273 माइनस T2 माइनस 273, तो प्लस माइनस कट जाएगा. इट विल बी T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2. दिस इज Q by W. अब बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है सीधा लिख देते हैं T1 अपॉन T1 माइनस T2. दिस इज रॉन्ग. डिग्री सेल्सियस में दिया, केल्विन में करोगे तो यहाँ पे 273 आएगा. ये थोड़ा सा बच्चे है ना जल्दबाजी में गलत कर देते हैं. ठीक है, तो सही आंसर क्या है ये. तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये, दिस इज ऑप्शन नंबर सी. तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है. ओके, नेक्स्ट इज 45. मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 45. देखो, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज. ये नीट 2018 में पूछा है. किसकी एफिशिएंसी पूछा है, हीट इंजन की, जो क्या होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1. ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो T1 फ्रीजिंग लेने का या बॉइलिंग लेने का ये बताता हूं मैं आपको. ठीक है, फॉर हीट इंजन बोला है, तो हीट इंजन के लिए बच्चा लोग एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T2 बाय T1. अब देखो ये तो नहीं बोला है कौन सा फ्रीजिंग कौन सा बॉइलिंग, वो अपने को ऊपर लेना है. तो जब भी आप ये रेशियो देखते हो हमेशा याद रखना ऊपर वाला जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस. ज्यादा हो जाएगा तो एफिशिएंसी नेगेटिव हो जाएगा, है ना. तो T2 शुड ऑलवेज बी लेस देन T1. तो T1 बड़ा होना चाहिए और T2 छोटा होना चाहिए. तो बड़ा वैल्यू क्या है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 प्लस 273 विल बी 373 केल्विन. फ्रीजिंग पॉइंट 0, तो 0 प्लस 273 दैट इज 273 केल्विन. तो अगर मैं एफिशिएंसी बनाऊं अभी तो क्या बनेगा, T2 के जगह पे 273, दिस इज 373. तो क्या हो जाएगा ये 373 माइनस 273 अपॉन 373. so efficiency is 100 अपॉन 373. ये नॉर्मल हो गया. बट इफ आई टेक इट इन परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ता है. सही है. अब इसको सॉल्व करने के लिए 373 है. ठीक है, तो 5 2 10 20. ओके, अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको 2 पॉइंट शिफ्ट कर देता हूं, 3.73 हो गया. 3.73 को मैं अप्रोक्सीमेटली 3.75 भी ले सकता हूं, या ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो. 100 इंटू 100 अपॉन 373. 5 2 20, 5 7 35. ठीक है, 5 7 35. अब बचा कितना, 2 बचा 3, 23. मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 25 बोल के 5 5 25 कर देता हूँ. अब 25 4 25 3. सो एफिशिएंसी विल बी 20 इंटू 4 दैट इज 80 डिवाइड बाय 3. अब अगर 80 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 2 6. कितना बचा, 2 बचा, और ये 0. 6 18, 2 बचा. तो ये रिकरिंग होते रहेगा. इट विल बी 26.67%. तो है बहुत सिंपल. बस ये याद रखना कौन सा T1 होना चाहिए कौन सा T2. ऑलवेज रिमेंबर T2 इज लेस देन T1 होता है. ठीक है, तो ये एफिशिएंसी आ गया. कौन सा ऑप्शन है 45 का, देखो दिस इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट 46.
46 देखो, a diatomic ideal gas is used in a Carnot engine as a working substance. If during the adiabatic expansion part of the cycle, the volume of the gas increases from V to 32V, the efficiency of the engine is. ये AIEEE 2010 में पूछा गया। जैसे कि मैंने बताया बच्चों लोग, सबसे पहले वर्ड यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, डायटोमिक, सो वी विल यूज दैट वर्ड डायटोमिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, सो डाई एटॉमिक बोला है, जिसका मतलब क्या है, गामा जो है वो क्या है आपका 7/5। ठीक है, यहाँ पे मैं फटाक से गामा -1, 7/5 -1 विल बी 2/5, ये भी ले ली। ऑलराइट, प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस बोला है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, वॉल्यूम V1 V है, V2 32। एफिशिएंसी निकालने बोला, एफिशिएंसी 1 - T2/T1 होता है, तो उसके लिए मेरे को पहले T2/T1 निकालना पड़ेगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, मुझे पता है T2/T1 क्या होता है, V1/V2 रेज टू गामा -1। तो ये क्या हो जाएगा, V1 इज V, दिस इज 32V, गामा -1 इज 2/5, V कट जाएगा, इट विल बी 1/32 2/5। अब अगर मैं फिफ्थ रूट लू, 1/5 बोला तो फिफ्थ रूट ना, तो T2/T1, फिफ्थ रूट 1 का 1 ही रहेगा, फिफ्थ रूट 32 का 2 बनेगा। सिंस क्यों ऐसा, यहां पे लिख देता हूं, सिंस 2⁵ is 32, तो फिफ्थ रूट जो है वो 2 ही बनेगा। ठीक है, तो अब ये T2/T1 कितना हो जाएगा, फिर इट विल बी 1/4। नाउ एफिशिएंसी पूछा है अपने को, तो एफिशिएंसी क्या होता है, 1 - T2/T1, सो 1 - 1/4, इट विल बी 3/4, विच विल बी 0.75। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ये है कि एफिशिएंसी निकालने के लिए T2/T1 चाहिए, जिसके लिए V2 V1 दिया है और एडियाबैटिक प्रोसेस बोला है, और डायटोमिक बोल के गामा भी दे दिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखो कौन सा ये, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्वेश्चन नंबर 47, a thermally insulated rigid container contains an ideal gas heated by a filament of resistance 100 ohm through a current of 1 ampere for 5 minutes, then the change in internal energy is। ये जो क्वेश्चन है बच्चे लोग, ये IIT JEE स्क्रीनिंग 2005 में पूछा है। अब थर्मली इंसुलेटेड रिजिड कंडक्टर, ठीक है, कंटेनर है और इसके अंदर आइडियल गैस है। तो सबसे पहली चीज, जब ये बोल दिया आइडियल गैस है, तो आपको पता होना चाहिए आइडियल गैस के लिए जो वर्क डन है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब बोला है इंटरनल एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, तो इंटरनल एनर्जी मुझे पता है कहां से आएगा, वर्क डन 0, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और हीट का तीनों मिलकर कौन सा रिलेशन है, फैराडेस का फर्स्ट लॉ है, अपना थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है, सॉरी। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करूंगा इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए, वर्क डन 0। अभी क्या चाहिए, सिर्फ हीट चाहिए। तो मुझे ये भी पता है कि जो हीट है इलेक्ट्रिकल में, हीट एनर्जी कैसे दिया जाता है, I²RT दिया जाता है ना। ठीक है, सो नाउ ऑल्सो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है, उसके हिसाब से डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। सही है, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस 0, सो आई विल से डेल Q इज इक्वल टू डेल U। तो डेल U क्या हो जाएगा, डेल Q को इक्वल होगा, वो किसको इक्वल है, I²RT को। अच्छा, करंट कितना बोला है, 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, टाइम कितना है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को सेकंड में करेंगे तो 5 × 60 सेकंड।
5 इंटू 60, तब ये 6 5 30, ये एक 0 और ये 2 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻³ जूल विच विल बी 30 किलो जूल। तो बहुत सिंपल था, वर्क डन 0 है, इंटरनल एनर्जी निकालना है और हीट यहां से मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 था। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 30 किलो जूल, इट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर से बोल रहा हूं, आइडियल गैस बोल दिया, वर्क डन 0 हो गया। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, वर्क डन इंटरनल एनर्जी और हीट के बीच में रिलेशन निकालता है। वर्क डन 0, इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो हीट किसी तरीके से मिल जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो हीट निकालने के लिए ये यूज किया जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट, I²RT। दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। रीड करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 48। देखो, अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर T1 is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to a temperature T2 by releasing the piston suddenly. If L1 and L2 are the length of the gas column before and after expansion respectively, then T1 by T2 is given by। ये भी IIT JEE स्क्रीनिंग में पूछा गया, 2000 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, मोनोएटॉमिक गैस बोल दिया पहली चीज तो। ठीक है, तो सबसे पहला मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या है, इसका मतलब है गामा जो है वो क्या है 5/3 है। तो गामा -1 क्या होगा, मतलब यस गामा -1 विल बी 5/3 -1 विच विल बी 5 - 3 दैट इज 2/3। ये हो गया गामा -1 निकालिए। अब नाउ हमको निकालने क्या बोला है बच्चा लोग, T1/T2 का रेशियो निकालने बोला है। तो प्रोसेस तो दे दिया आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक बोला है। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमको पता है T1/T2 इज V2/V1 रेज टू गामा -1 होता है। सही है, तो T1/T2 निकालना है। V2 वॉल्यूम है, V1 वॉल्यूम है। वॉल्यूम नहीं दिया है लेकिन लेंथ दिया है और पिस्टन का एरिया सेम होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो इसलिए L2 इंटू A, L1 इंटू A। अब देखोगे L2 A2 नहीं किया, A1 नहीं किया, क्यों नहीं किया, पिस्टन का एरिया तो सेम होने वाला है लेकिन जो गैस का लेंथ है कंप्रेशन में एक्सपांशन में वो अलग अलग होगा। तो L2 और L1 सही है। और गामा -1 हम निकाल चुके 2/3, तो ये कट जाएगा बच्चा लोग और T1/T2 आ जाएगा L2/L1 रेज टू 2/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एडियाबैटिक के रिलेशन अपने को पहले से पता है। मोनोएटॉमिक बोला तो गामा 5/3, गामा -1 इज 2/3 एंड देन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द वैल्यू। सो कौन सा ऑप्शन है ये, L2/L1 रेज टू 2/3। देखो क्वेश्चन नंबर 48 L2/L1 रेज टू 2/3, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। देखो रीड करता हूं, a sample of 0.1 gram of water at 100 degrees Celsius and normal pressure 1.013 into 10⁵ Newton per meter square requires 54 calorie of heat energy to convert to a steam at 100 degrees Celsius. If the volume of the steam produced is 167.1 cc, that is cubic centimeter, the change in internal energy of the sample is। ये नीट 2018 में पूछा गया। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो फिर मैं समझाता हूं आपको। यहां पे सबसे पहली चीज बोला है 0.1 ग्राम ऑफ वाटर। देखो
0.1 ग्राम वाटर का मतलब होता है 0.1 सीसी ऑफ वाटर। ये वाटर के लिए ही एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि फॉर वाटर आप लोग याद रखो, वाटर में 1 kg वजन जो होता है वो 1 लीटर को इक्वल होता है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या मिल गया मुझे? V1 दे दिया, फिर V2 दे दिया है 167.1 सीसी। ठीक है, अब सीसी नहीं चलेगा तो 167.1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, यहां पे भी 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये रिलेशन है। तो V1 V2 हो गया। फिर प्रेशर भी दिया है P1 1.01325 1325 है, ओनली 13 है, ओके, इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर भी दे दिया। हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है इंटरनल एनर्जी, और क्या दिया है बच्चा लोग? आपको डेल यू भी दे दिया है 54 कैलोरी। अच्छा, 54 कैलोरी को हम लिख सकते हैं 54 इंटू 4.2 जूल। तो देखो 42 इंटू 4, 42 इंटू 4 होता है 168, 42 फायदा 210, 210 और 16 226। तो ये डेल क्यू हो गया। हमको पूछा इंटरनल एनर्जी के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए? डेल क्यू पता है, ठीक है, पहले वर्क डन निकाल लेता हूं, वर्क डन के साथ इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो वी नो डेल डब्ल्यू जो होता है वो P इंटू डेल वी होता है, कुड बी रिटन एज P इंटू V2 माइनस V1। सही है, वैल्यू तो पता है, P का वैल्यू कितना है 1.013 into 10⁻5. V2 is 167.1 10⁻⁻6. V1 is 0.1 10⁻⁻6. अच्छा, 1.013 10⁻5 as it is, 10⁻⁻6 कॉमन निकालो, 167.1 में से 0.1 निकाला, it will be 167. Cl 1.013 प्लस 5 माइनस 6, -1 बचे, तो -1 में अगर इधर एडजस्ट करो तो 16.7 हो। सही है, अब 16.7 को 1 से मल्टीप्लाई करना, ऑलमोस्ट 1 ही है ना, बस थोड़ा 1 से ज्यादा है, तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 16.9। तो ये क्या मिला मेरे को? वर्क डन मिला। वर्क डन पता है, हीट पता है, तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। किससे आएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आएगा। सो बाय फर्स्ट लॉ क्या है? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल क्यू इज 226.8 डेल यू प्लस 16.9। सो डेल यू विल बी 226.8 माइनस 16.9। सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 226.8 माइनस 16.9, ये 5 हो जाएगा, 18 9, ये 1, ये 9 अगेन। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 2। सो ये बच रहा है बच्चा लोग 209.9 जूल। देखो कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन देखते हो तो इसके करीब से एक ही ऑप्शन है, दैट इज 208.7 जूल, एंड विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा वाटर के लिए। और ये जो यूनिट कन्वर्जन किया है, ये सीसी जब बोलते हैं ना हम लोग, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब विल बी मीटर क्यूब विल बी 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 49। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 50। देखो क्वेश्चन नंबर 50 मैं रीड करता हूं। A rigid diatomic ideal gas
undergoes an adiabatic process at room temperature. The relation between the temperature and volume of this process is TV raised to x is equal to constant, then x is. ये JEE में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायटोमिक बोला है, ठीक है, और एक रिलेशन दे दिया एडियाबैटिक का, बोला है TV raised to x is equal to constant है. तो सबसे पहली चीज फॉर डायटोमिक ये बोला है, तो डायटोमिक के लिए गामा जो होता है क्या होता है 7/5 होता है. सही है. गामा -1 कितना होगा 7/5 -1 दैट इज 2/5. नाउ PV raised to x, is it PV? No, it is TV raised to x is equal to constant. It is given. Let it be question 1 and it is given. For adiabatic process, बच्चा लोग हमको पता है adiabatic process दिया हुआ है, राइट? तो adiabatic process के लिए T1/T2 is equal to V2/V1 raised to gamma -1 होता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है TV raised to gamma -1 is constant. इसका मतलब ये होता है, देखो ना उल्टा है ना, ये ऊपर 1 है तो नीचे 1 यहाँ पे, इधर 2 है तो इधर 2 यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट है. और प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है रेज़ टू गामा -1 पे, ठीक है. तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है TV रेज़ टू गामा -1 पे, उसका मतलब क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है. तो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये है, तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं कांस्टेंट कांस्टेंट TT V रेज़ टू x और फिर ये गामा -1, तो मुझे पता चलता है इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई विल गेट x इज इक्वल टू गामा -1 और गामा -1 क्या है 2/5 है, तो x क्या हो जाएगा 2/5. तो बहुत सिंपल, ये रिलेशन दिया था, ये हमको पता है, कंपेयर करना था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 50. तो कौन सा ऑप्शन है 50 में 2/5? दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है बच्चे लोग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51. देखो क्वेश्चन नंबर 51 मैं रीड करता हूं. हाफ मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. सॉरी, मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन. हाफ मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atmosphere from 20 degrees Celsius to 90 degrees Celsius. Work done by a gas is close to. Gas constant R is 8.31 जूल पर मोल केल्विन. तो सबसे पहली चीज, पहला ही वर्ड है हाफ मोल. तो हाफ मोल का मतलब N इज इक्वल टू हाफ हो गया. ठीक है. कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक गैस है. ओके. व्हाट नेक्स्ट? कांस्टेंट प्रेशर. सॉरी, प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. अपने को पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. फिर टेम्परेचर दिया है. क्या दिया टेम्परेचर? कहां से कहां तक? T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस, T2 इज 90 डिग्री सेल्सियस. 20 + 273 दैट इज 293 केल्विन. 90 + 273 दैट इज 363 केल्विन. सही है बच्चा लोग. फिर और क्या दिया है? R दिया है. R इज गिवन एज 8.31 जूल पर मोल केल्विन. ठीक है. अब मेरे को बोला वर्क डन निकालो. वर्क डन निकालने का फॉर्मूला वी नो, जो वर्क डन होता है डेल W वो P × डेल V होता है कांस्टेंट प्रेशर पे. बोला है प्रेशर कांस्टेंट है तो उस पे ये होता है. तो P तो है लेकिन डेल V नहीं है ना. ठीक है. बट मुझे पता है P × डेल V इज नथिंग बट N × R del T.
तो इसके बदले मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, तो डेल डब्ल्यू विल बी एन आर डेल टी हो जाएगा बच्चों लोग। और ये सारी चीजें पता है मुझे, एन हाफ है, आर पता है, और डेल टी मतलब डिफरेंस इन दिस टेम्परेचर। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा रादर देन पी डेल वी। तो क्या हो जाएगा, डेल वी विल बी एन के जगह पे हाफ, आर इज 8.31 एंड डेल टी कैन बी रिटन एज T2 minus T1. So half into 8.31 into T2 is 363 minus 293. तो कितना हो जाएगा ये है डिफरेंस 70 का, राइट। तो 2 1 और 35. So work done is 8.31 into 35. Now if I multiply this, 35 1 35, 5 3 35 3 is 105 plus 3, that is 108. 35 into 8 is nothing but 270. 270 plus 10, 280. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है वर्क डन, 280.85 आ रहा है। Am I right? Hmm, 290.85. 35 8 is 280. 280 plus 9 10, that is 290. तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी विच इज 291, सही है। तो ये वर्कडन का प्रोसेस था बच्चा लोग, सिंपल फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला होता है वर्कडन का, पी डेल वी और एक एनआरटी। बेस्ड ऑन गिवन डेटा वी हैव यूज्ड एनआर डेल टी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट 52। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन। इन अ प्रोसेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस आर वेरिड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन Vt is equal to K, where K is a constant. In this process, the temperature of the gas is increased by del T. The amount of heat absorbed by the gas is R is universal gas constant. तो सबसे पहली चीज तो इस प्रोसेस में एक रिलेशन दिया आपको, Vt इज इक्वल टू K, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब कौन सा प्रोसेस है ये बताया नहीं है, एडियाबैटिक वर्ड किधर भी यूज नहीं किया है, बस बोला है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस वेरी कर रहा है इस रिलेशन के साथ, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर फिर इंक्रीज किया गया बाय डेल टी से, तो फिर क्या है आपका अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ये पूछे। तो इसके लिए ये दिया हुआ है बच्चा लोग, देखो अब मैं क्या करता हूं, वी नो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सही है। तो यहां से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, इट विल बी पीवी अपॉन एनआर। तो ये मैं यहां पे डाल देता हूं, लेट इट बी इक्वेशन 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगा ये इक्वेशन, V एज इट इज, टी के बदले PV अपॉन NR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर ये V मल्टीप्लाई करूं तो इट इज PV स्क्वायर NR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ NR इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, therefore I will say PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से क्या पता चला, PV रेज टू X इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट is an polytropic process। तो x कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है, ये पता चल गया। अब मेरे को क्या निकालना है, आई हैव बीन टोल्ड टू ऑब्टेन डेल क्यू, हीट। तो हीट क्या होता है, हीट होता है म्यू सी डेल थीटा, तो सी निकालना पड़ेगा। तो नाउ for this process, for polytropic process, जो C होता है बच्चा लोग वो निकाला जाता है R अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो x तो मुझे पता है 2 है, लेकिन C भी नहीं पता।
तो सीवी क्या होता है? अब ये भी दिया है आपको कि मोनो एटॉमिक गैस है। गैस कौन सा है? मोनो एटॉमिक गैस। तो फिर गामा जो है वो Cp/Cv मोनो एटॉमिक के लिए 5/3 होता है। तो Cp कितना हो जाएगा? 5/3 Cv। और ये भी मुझे पता है कि Cp माइनस Cv जो होता है R होता है। तो Cp के बदले 5/3 Cv minus Cv is equal to R. Cv I will take common. 5/3 minus 1 is equal to R. Cv into 5/3 minus 1 will be 2/3 is equal to R. है ना? तो मेरे को चाहिए Cv। तो Cv क्या होगा? ये उधर जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहां तक ये मिल गया मुझे। अब मैं यहां पे डालता हूं। तो C will be R upon 1 minus X. What is X? X is 2. प्लस Cv दैट इज 3/2 R। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस R हो जाएगा। 1 minus 2 is minus 1 दैट इज माइनस R प्लस 3/2 R। तो देखोगे तो 3/2 इज डेढ़ में से एक गया, आधा बचेगा। तो C विल बी हाफ R। सही है ना? मेरे को पूछा है हीट एब्जॉर्ब डेल Q इज म्यू C डेल T। तो म्यू क्वेश्चन में बोला गया है 1 मोल है करके। तो 1 into C is half R into del T. So it will be simply half R del T. ठीक है? तो ये देखो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है। तो बच्चा लोग ये समथिंग नया था कि PV is equal to nRT डाल के यहाँ पे इसमें डाल दिया वैल्यू T का और ये निकाला। और ये जो है PV स्क्वायर, देखो PV रेज़ टू गामा होता है कांस्टेंट, तो ये क्या होता है? एडियाबैटिक होता है। लेकिन अगर PV रेज़ टू x कांस्टेंट है तो क्या होता है? पॉलीट्रॉपिक। तो याद रखने का, तो x निकाल। और पॉलीट्रॉपिक के लिए जो C निकलता है इस तरीके से निकलता है। बाकी ये तो आपको पता है, CV पहले भी हम निकाल चुके हैं। और ये डेल Q। दिस इज क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट इज 53। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 53। देखो, इन द गिवन VT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। तो डायग्राम दिया है, VT डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूं। ये V है, ये T है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा एंगल है पूरा, और एक ऐसा एंगल है। कौन सा वैल्यू क्या है? वेट अ मिनट। ये P2 है, ठीक है, ये P1 है, ये दिया हुआ। दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2, ये दिया हुआ, ठीक है। अब डायग्राम से क्या पता चल रहा है बच्चों लोग? V और T के बीच का रिलेशन है, प्रेशर पूछा है। तो मुझे पता है V नो PV इज इक्वल टू nRT होता है ना? तो V क्या हो जाएगा यहां से? nR अपॉन P इंटू T। सही है। अब देखो ना, N और R तो पहले कांस्टेंट है, और क्योंकि डायग्राम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, तो प्रेशर भी क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू mx। तो m जो था वो स्लोप था। कंपेयर करूं तो देखो y कैसे कंपेयर किया जाता है? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y की जगह पे भी क्या है? v है, x की जगह पे क्या है? t है, तो y की जगह पे v, x की जगह पे t। तो ये जो है ये स्लोप कंपेयर हो जाएगा। सही है। तो therefore स्लोप m इज गोइंग टू बी nr अपॉन p, ठीक है। अब स्लोप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्लोप वेरीज डायरेक्टली एज थीटा and it varies inversely as p। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो जिसका थीटा छोटा उसका क्या है?
प्रेशर ज्यादा। सो नाउ थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। थीटा 1 दिख रहा है ज्यादा है थीटा 2 से, तो इनवर्स है, तो P1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा P2 से। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, बराबर, तो P छोटा है, यही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, थीटा 1 छोटा है क्या, मैंने गड़बड़ किया है, इधर थीटा 1 है, इधर थीटा 2 है। सो थीटा 2 इज स्मॉलर देन थीटा 1, देन P2 विल बी ग्रेटर देन P1। डायग्राम में मिस्टेक थी बच्चा, लो रेक्टिफाई किया है। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से समझा रहा हूँ, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो V क्या है, उधर लेके जाओ, NR अपॉन P इंटू टी। इसको अगर कंपेयर कर रहे हैं तो Y की जगह पे V है, X के जगह पे T है, तो ये स्लोप हो गया, तो स्लोप M जो है वो किसको इक्वल हो गया, ये। लेकिन स्लोप किसको प्रोपोर्शनल होता है, थीटा को, और यहाँ से पता चल रहा है किसको प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन P को, तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो अब थीटा 2 बड़ा है तो P2 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली छोटा हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। रीड करता हूं मैं। हीलियम गैस गोज थ्रू अ साइकिल ABCDA consisting of 2 isochloric and isobaric lines as shown in figure. Efficiency of this cycle is nearly. Assume the gas to be closed to ideal. AIEEE 2012। एक हीलियम गैस है जो डायग्राम दिया है, ग्राफ दिया है, ABCDA के थ्रू पास हो रहा है। इसमें दो प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं, आइसोबारिक, और कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। तो मैं यहाँ पे ये डायग्राम बनाता हूं, दिस इज P, दिस इज V, यहाँ का वॉल्यूम VO, यहाँ का वॉल्यूम 2VO, P0 to P0। What is the name of the process? A B C D, A to B, B to C, C to D and then D to A। ठीक है, ऐसा है। तो अब इसका एफिशिएंसी क्या है ये पूछा गया आपको, हीलियम गैस है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आपको ये समझना है, गैस कोई भी हो, ये जो है पूरे साइकिल का मेरे को वर्क डन निकालना पड़ेगा। व्हेन आई टॉक अबाउट एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी जो है किसकी बात हो रही है, ये आप समझो, इंजन की बात हो रही है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, कितना हीट दिया और कितना वर्क डन मिला। ठीक है, तो हीट निकालना पड़ेगा और वर्क डन निकालना पड़ेगा। सो आई विल स्टार्ट अबाउट वर्क डन अलोंग पाथ AB। वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, P डेल्टा V होता है। तो P कितना है यहाँ पे, 2PO माइनस PO इंटू VO। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज गलत जा रहे हैं हम लोग। वी नो वर्क डन जो होता है दैट इज P इंटू डेल V। नाउ WAB, AB की बात करूं तो AB पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली वर्क डन अराउंड CD, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, सिंस डेल V इज 0। ठीक है, नाउ वर्क डन अराउंड BC की बात करता हूं तो P कितना है, P डेल V, P इज नथिंग बट 2PO डेल V, कहां से कहां तक, यहां से 2PO माइनस VO, तो 2PO VO हो गया, ये BC की बात होगी। सिमिलरली वर्क डन अराउंड BC के बाद DA, तो DA भी P DA से निकलेगा। यहां पे बताओ मुझे P क्या है DA के लिए, इट इज PO और VO माइनस 2VO, सो कम्स आउट टू बी माइनस PO VO। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया बच्चा लोग,
जो टोटल वर्क डन होगा वो चारों का मिलके होगा। तो टोटल वर्क डन W, दैट इज डेल W इज WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WD। WAB is 0, WBC is 2 P0 V0, WCD is again 0, WDA is minus P0 V0। तो ये डेल W क्या हो जाएगा? इट इज POV। लेट इट बी इक्वेशन 1। वर्क डन मिल गया। अब मैं क्या निकालूंगा? हीट निकालूंगा। तो इस प्रोसेस में होगा क्या? A to B में हीट सप्लाई होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सो फ्रॉम A to B heat is supplied at constant volume। तो इसलिए जो यहां पे हीट होने वाला है QAB, वो कैसे आएगा बच्चा लोग? वो आएगा म्यू, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CV इंटू डेल टी। सही है। अच्छा, अब कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। हीलियम मतलब मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए गामा 5/3। ठीक है, गामा -1 2/3 CV R अपॉन गामा -1, दैट इज R अपॉन 2/3। तो ऊपर जाएगा, ये होगा 3R/2। तो ये म्यू एज इट इज। ठीक है, और म्यू के बदले बोला है ना 1 मोल। देखो क्वेश्चन, यस, हीलियम गैस एंड द एफिशिएंसी इफ इट इज क्लोज टू आइडियल गैस, ऐसा बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये म्यू रखता हूं मैं एज इट इज। देखो CV के बदले 3R/2 डेल थीटा, तो 3/2 एज इट इज। म्यू आर डेल थीटा की बात कर रहे हैं, तो म्यू आर डेल थीटा क्या होगा? म्यू आर डेल थीटा मुझे पता है, वो होता है P इंटू डेल V, है क्या नहीं? तो अब किसकी बात हो रही है? AB की। तो AB के लिए P इंटू डेल V, देखो क्या है AB के लिए। P जो है सिंपल, इट इज PO और AB VO। ठीक है बच्चा लोग, सिमिलरली वर्क डन किसका निकालूंगा? फ्रॉम B to C हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो QBC क्या हो जाएगा? इट विल बी म्यू CP डेल टी। म्यू एज इट इज। अगर CV ये है तो CP कितना हो जाएगा? CP विल बी 5R/2। तो ये हो जाएगा 5R/2 डेल टी। तो 5/2 एज इट इज म्यू आर डेल टी, जिसको मैं 5/2 एज इट इज रखूंगा, म्यू आर डेल टी। BC यहां से यहां तक है, इट विल बी 2PO, ठीक है, इंटू VO। तो 2 कट जाएगा, इट विल बी 5PO VO। सो एफिशिएंसी जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टोटल हीट सप्लाई इंटू 100। वर्क डन जो है PO VO है, हीट सप्लाई जो है 3/2 PO VO प्लस 5PO VO इंटू 100। सो अल्टीमेटली इट इज 1 अपॉन 3/2 प्लस 5 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना होता है? 100 अपॉन 5 to the 10 13/2 और 2 ऊपर चला जाएगा। सो 200 डिवाइड बाय 13। तो 200 डिवाइड बाय 13 कितना एफिशिएंसी होता है? ये देखो, 13 1 जा 13, कितना बचा? 7 70। 13 5 जा 65। ठीक है, अब कितना बचा? 5। तो 13 3 जा 39। ठीक है, कितना बचा? 11। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आता है 15.4%। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 54। थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। बस ये समझो कि अगर ये साइकिल दिया तो वर्क डन हर एक का निकालना है, AB BC CD
ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू डेल V। ए बी का वर्क डन इसलिए 0 लिया क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। सी डी का भी वर्क डन इसलिए 0 क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। फिर बी सी का, ए डी का, डी का निकाल लिया, टोटल वर्क डन निकाल लिया। ए से बी में हीट सप्लाई हो रहा है, बी से सी में हीट सप्लाई हो रहा है, सी डी और डी एम रिजेक्ट होएगा। यहाँ पे ए टू बी में हीट सप्लाई हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसलिए ये। बी टू सी में हीट सप्लाई हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए ये। ठीक है, फिर एफिशिएंसी पे मैं आ गया और सॉल्व किया। देख लो इसको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट इज 55। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 55। देखो, a gas can be taken from A to B via two different process, ACB and ADB. When path ACB used 60 joule of heat flow into the system and 30 joule of work is done by the system. If the part ADB is used, work done by the system is 10 joule and heat flow into the system in part ADB is। JEE मेन 2019 का क्वेश्चन है। इसमें भी बच्चा लोग आपको डायग्राम दिया है, पहले डायग्राम बना देता हूं। PV नेमिंग कहां से है, A to B using this or using this। ACB, देखो A से B जाना है तो दो रास्ते, ACB से भी जा सकते हैं, ADB से भी जा सकते हैं। ठीक है, ये बोला है। तो अब यहां पे क्या है, फॉर पाथ ACB, ये वाला पाथ में आपको हीट दे दी है। ACB कितना हीट दिया है, 60 जूल, और इसी में वर्क डन भी दिया है, हाउ मच, 30 जूल। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ मुझे पता है, फैराडेज बोल रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल यू क्या हो जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल वी। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर डेल यू, कौन से बात की बात हो रही है, एसीबी, विल बी डेल क्यू एसीबी माइनस डेल डब्ल्यू एसीबी। तो ये कितना है, 60, ये माइनस 30, सो इट विल बी 30 जूल। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ एसीबी, राइट। अब देखो, इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, जा रहे हैं ए से बी पे, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात हो रही है। तो यहां से रास्ते से जाओ या ये रास्ते से जाओ, इंटरनल एनर्जी जो है बच्चा लोग क्या है, पहले भी बताया मैंने, ये एक स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ए टू बी जा रहे हैं ना, तो ए टू बी ऐसे जाओ, एसीबी से या एडीबी से जाओ, इंटरनल एनर्जी सेम होगी। ठीक है, सो सिंस internal energy is an state function, therefore internal energy ACB बोलो या internal energy along path ADB बोलो, सेम रहेगा। ठीक है, now for path ADB इसकी बात हो रही है। अब ADB में क्या दिया है, आपको बोला है वर्क डन, वर्क डन बाय एडीबी इज 10 जूल। ठीक है, और ये तो आपको पता है, हमने निकाल लिया 30 जूल। तो हीट कितना है ये पूछा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, अगेन यूजिंग सेम, डेल क्यू एडीबी इज इक्वल टू डेल यू एडीबी प्लस डेल डब्ल्यू एडीबी, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये तो 30 है और ये 10 है, तो कितना हो जाएगा, 40 जूल।
ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस ये याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी सेम होता है। तो 40 जूल कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। So this is question number 55.